जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज का ये विशेष लाइव एक दर्द, एक तकलीफ जो आप सबसे साझा करनी है और जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में या देश में, जो दुनिया में रहने वाले, देश में रहने वाले सभी लोगों तक जिस बात को पहुंचाना है, उसके लिए मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। महामानव तथागत बुद्ध, संत श्रीमद सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायणा गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामसु वर्मा जी, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी महाराज सिंह भारती जी, सर छोटू राम जी, संत राम बी प्रजापति जी, बाबू शिवदयाल चौरसिया जी, जननायक कपूरी ठाकुर जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशी राम साहब को भी नमन करता हूं। और भारत में रहने वाले हक वंचित समाज के लाखों पहरेदारों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, जो शायद अभी भी किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं या इस वजह से चुप है कि ये घटना उनके विधानसभा, उनके जिले, उनके प्रदेश और उनके देश की नहीं। दो बातें अपनी बात शुरू करने से पहले। अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। ये आपके लिए और उन सब के लिए जो अन्याय पे चुप है किसी ना किसी कारण से। और दूसरी बात ये, जो एक महान क्रांतिकारी ने कही, जिनका नाम था चे गुवेरा, कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी कब्रें भी देखी जो सिर्फ इस वजह से नहीं लड़े अन्याय के खिलाफ कि कहीं वो मर ना जाए। जीवन और मृत्यु ये एक ऐसी सच्चाई है, जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसको जाना है। अपने लिए हर कोई जीता है, पशु पक्षी जानवर, लेकिन अपने से आगे बढ़ के अपने परिवार के लिए भी वो सोच लेते हैं। लेकिन इंसानियत और इंसान जिसको कुदरत ने, आप जिस भी धर्म में और उसको जिस आधार पे मानते हैं, उस कुदरत ने इंसानों को समझ बूझ दी है, सोच दी है, दिमाग दिया है सोचने के लिए और ताकत दी है करने के लिए, कुछ करके दिखाने के। सिर्फ अगर आप ताकतवर हैं, उसको जानने का अगर मैं प्रयास करूं कि ताकतवर किसे कहते हैं या बताने का प्रयास करूं, तो मैं मानता हूं ताकतवर वो व्यक्ति है जिसके संरक्षण में हर कमजोर आदमी अपने आप को ताकतवर महसूस करे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। वो ताकतवर नहीं होता है जो ताकत के दम पे किसी से मारपीट करता है, जाति धर्म के नाम पे किसी को नुकसान पहुंचाता है, किसी की बहन बेटी का अपमान करता है, किसी बहन बेटी पर जुल्म करता है, गरीबों को सताता है। वो ताकतवर नहीं होता है। ताकतवर का मतलब है कि अगर वो ताकतवर वो इंसान वहां है तो कोई जालिम, कोई गलत व्यक्ति किसी कमजोर के साथ अन्याय नहीं करेगा। इसको मैं ताकत मानता हूं। और एक संत ने कहा कि सिर्फ सांसों का रुकना मौत नहीं होती, वो भी मर जाता है जिसका जमीर मर जाता है। मेरे हक वंचित समाज के पहरेदारों, ये देश
14 अगस्त को 1947 को अंग्रेजों के अधीन था। 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली। 16 अगस्त को, 17 अगस्त को क्या बदला, ये चर्चा का विषय है। 14 तारीख को जिनके पास एक गज जमीन नहीं थी, घर नहीं था, नौकरी नहीं थी, खेती के लिए जमीन नहीं थी, जिनके पास रोजगार नहीं था, जिनको स्कूलों में पढ़ने की आजादी नहीं थी, जिनको सार्वजनिक स्थलों पर जाने की आजादी नहीं थी, जिनके पास कोई उद्योग नहीं था, आजादी की सुबह के साथ उनके जीवन में क्या बदला, धन धरती राजपाट में बंटवारा हुआ या नहीं हुआ, जो लोग हाशिए पे थे उनके जीवन में सुख शांति और खुशहाली आई, इसके लिए क्या प्रयास हुआ। और अगर 75 सालों में लोगों के पास घर भी नहीं बन पाए, पक्के गांव देहात में जाकर देखिए तो आपको एहसास होगा कि राजनीतिक व्यवस्था ने हमें क्या दिया है। मैं आज जो लोगों से वादे करता हूं वो हवाबाजी नहीं करता हूं। मैं राजनीतिक शक्ति को समझता हूं कि राजनीतिक शक्ति के जरिए कितने बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। लेकिन मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, मुझसे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं रामपुर की घटना में अपनी बात रखूंगा। क्या हुआ रामपुर में? मीडिया ने एक नैरेटिव सेट किया, झूठ भी फैलाया कि दो पक्षों में झगड़ा हुआ। कोई दो पक्षों में झगड़ा नहीं हुआ। एक जमीन थी जिसपे कूड़ा कचरा डाला जाता था, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग रहते हैं जहां, उन्हीं जातियों के घरों के पास वो जमीन थी। जैसा मैंने कहा, धन धरती राजपाट नहीं बटाया, तो उनके पास कोई बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क, कोई बुद्ध विहार, कोई अम्बेडकर भवन, कोई गुरु रविदास घर, कोई भगवान वाल्मीकि महाराज का घर, या कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जहां बैठ के अपनी बातचीत कर सके और अपने त्योहारों को सामूहिक रूप से जहां जो है वो मना सके। जिन पे ऐसा कुछ भी नहीं था आजादी से पहले, सरकार ने क्या उनके लिए व्यवस्थाएं की है? क्यों हमारे लोगों को छोटी छोटी चीजों पे संघर्ष करना पड़ता है? ये जिम्मेदारी किसकी है? जो सरकार टैक्स लेती है उसकी, या जो जनता टैक्स देती है उसकी? ये करना सरकार को चाहिए था। ये जिम्मेदारी अधिकारी कर्मचारियों की थी कि सबकी धार्मिक आस्था का, सबके अधिकारों का सम्मान रखा जाए। लेकिन जिनकी जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी से भाग गए। आज का लोकतंत्र तो जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गया। 2 महीने पहले उस पार्क पर बाबा उसकी सफाई करके हमारे लोगों ने अपना कूड़ा कचरा हटा के और उस पर बाबा साहब अम्बेडकर का बोर्ड लगाया, जिसको ग्राम प्रधान ने जिसके फीता जिसका काटने काम किया, उस बोर्ड का अनावरण किया। यानी कि वो बोर्ड सबकी सहमति से लगा और 2 महीने से वो बोर्ड, बड़ा पक्का बोर्ड वहां स्थापित है। एक दिन में नहीं लगा, रात के अंधेरे में नहीं लगा, दिन के उजाले में सबके सामने लगाया। और गांव के कुछ लोग उस पे उनका विरोध था कि ये यहां नहीं बनना चाहिए। जिनका विरोध था वो भी वहां से बहुत दूर रहते हैं, लगभग 1 किलोमीटर के लगभग दूर रहते हैं। ये बात शासन प्रशासन के पास गई। हमारे लोगों ने वहां के अधिकारियों से बात कही और उनसे कहा कि ये ग्राम पंचायत की जमीन है, हम ही इस पे काबिज हैं, हम इस पे बाबा साहब अम्बेडकर का पार्क चाहते हैं। वो कई बार अधिकारियों के पास गए। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, अगर ये बात अधिकारियों ने पहले सुन ली होती तो आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया जाता। अधिकारियों की लापरवाही, उनकी हिलावाली और दलितों के प्रति, मुसलमानों के प्रति, पिछड़े वर्ग की जातियों के प्रति, आदिवासियों के प्रति जो सरकार का रवैया है, उसी का खामियाजा उस गांव के लोगों को भुगतना पड़ा। उस दिन हुआ ये कि माताएं बहनें पार्क पर थी, गांव का कोई पुरुष नहीं था। जो बच्चे पेपर दे के आए, सुमेश जिसकी हत्या हुई वो भी 10वीं का पेपर दे के आया था, वो मौजूद थे। पुलिस, कुछ थोड़ी सी पुलिस वहां मौजूद थी। अचानक से अहंकार में एसडीएम साहब, जो है, साहब कहना पड़ेगा क्योंकि अब बड़े अधिकारी हैं, एसडीएम साहब मौके पर आ जाते हैं। अधिकारी
के ऊपर जिम्मेदारी होती है। अधिकारी मालिक नहीं होता है, अधिकारी कर्मचारी होता है, जनता का सेवक होता है। उसी जनता के टैक्स के पैसे से उसको तनख्वाह मिलती है, उसी से उसको खाने के लिए अच्छी रोटी और सुख सुविधाएं मिलती है, पद प्रतिष्ठा मिलती है, उन्हीं जनता की सेवा करने के लिए। आते एसडीएम साहब खाकी पहने हुए कर्मचारियों को आदेश देते हैं कि इनको हटाओ। जब महिलाओं को हटाया जाता है तो महिलाएं इसका विरोध करती हैं। आप जाकर देखेंगे, मैंने जाकर देखा है, वो रेतीली जमीन है, एक कंकड़ आपको नहीं मिलेगा वहां। महिलाएं वहां लाठी डंडे तलवार लेके नहीं खड़ी थी, उनको तो उम्मीद भी नहीं थी कि उनके साथ क्या होगा। और फिर पुलिस की लाठी उन महिलाओं के शरीर पे पड़ती है, उनको पीटा जाता है, गलत जगह से छुआ जाता है, धक्के दिए जाते हैं। वो जो बच्चे उनके साथ खड़े थे वो विरोध का हिस्सा बनते हैं। आप महसूस कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के नाम पे जो तांडव वहां हुआ, नरसंहार जो हुआ वहां, उसको भी आप समझिए कि आपने कहीं नहीं देखा होगा। पूरे देश में हजारों घटनाएं हमने देखी हैं। बड़ी बड़ी जमीनों पे पूंजीपतियों ने कब्जा कर रखा है, दबंगों ने, ताकतवर लोगों ने कब्जा कर रखा है। वो एक एक गज जमीन नहीं छुटा सकती सरकार। इतनी पंचायत की जमीन जो है, ग्राम पंचायत की, दबी हुई है हर गांव में, कहीं 200 बीघे, कहीं 300 बीघे। लेकिन उस 1.5-2 बीघे जमीन पर, जो कि पहले से दलित उस पर काबिज थे, उस 1.5-2 बीघे जमीन के लिए गोली चलाई जाती है। निहत्थे दलितों पे, ये जलियांवाला बाग कांड जैसा है लगभग। गोली चलाई जाती है, एक बच्चे के सिर को चीर के गोली निकल जाती है फाड़ते हुए, और एक बच्चे को 2 टांग में गोली लगती है, एक को हाथ में लगती है। और ये होने के बाद भी पुलिस गोली चलाती है। 8-10 राउंड जो मुझे बताया गया गोली चली। जब उसके परिवार के लोग उस बच्चे को खींच के बाबा साहब के बोर्ड पर ले आते हैं, और जब अहंकारी एसडीएम को नौजवान 17 साल का खून में लथपथ बंद सांस से दिखाई देता, तो एसडीएम के पैर उखड़ जाते हैं, एसडीएम भाग जाता है। आपने देखा कोई एसडीएम नाम पद का कर्मचारी पत्थर उठा के महिला को पीटता है, और मैंने वीडियो भी जारी करवाई। आप देखिए किस तरह से जातिगत गालियां दी जा रही हैं, जैसे मन मना के ये सब चीजें की गई। फिर बड़े बड़े अधिकारी पहुंचते हैं, परिवार अड़ जाता है कि किसी भी कीमत पे हम डेड बॉडी नहीं उठने देंगे, हम अपने बच्चे को न्याय दिला के रहेंगे। अधिकारी जाके समझाते हैं, बात आगे बढ़ती है। जो पुलिस पूरे गांव की घेराबंदी कर देती है, नया आदमी कोई जा नहीं पाता है, और बड़ी देर के बाद घायलों को अस्पताल लेके जाया जाता है। आपको जान के अचरज होगा कि सोमेश ने तो मौके पर दम तोड़ दिया, लेकिन अमित जो अस्पताल जाता है, उसके दोनों पैरों में गोली लगी हुई है, और यह बताया गया कि उसके पैर में गोली है, फंसी हुई है गोली। लेकिन आपको जान के अचरज होगा, मैंने कुछ देर पहले ट्वीट किया था, कुछ घंटे पहले, अभी तक अमित के पैर की गोली नहीं निकाली गई। 36 घंटे ज्यादा समय बीत गया। मैंने कल भी ये शंका जाहिर की थी कि ऐसा ना हो इन्फेक्शन होकर उसकी टांगे काटनी पड़े या उसकी जान चली जाए। क्यों सरकारी हॉस्पिटल में उसका इलाज अच्छा नहीं हो रहा है? क्यों उसको हायर सेंटर रेफर नहीं किया जा रहा है? अगर डॉक्टर कमी है, किसी और चीज की कमी, क्योंकि वो आई विटनेस है, उसने मौके पर देखा है सब चीजें होते हुए। वो एक एक आदमी को पहचानता है। आपको याद होगा हाथरस की बेटी के समय मैंने कहा था कि अगर उसको बचा लिया जाएगा, जिस तरह से मीडिया उसके आरोपों को निगलेक्ट कर रही थी, कि जो परिवार ने लगाए थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने कहा था उस बच्ची को बचा लो, वो स्वयं बता देगी उसके साथ किसने, कब, कहां और क्या क्या अपराध किया है। उसी तरह से मैंने अमित के ऊपर भी चिंता जाहिर की कि अमित को बचाना चाहिए। पुलिस परिवार को डरा धमका के, जैसा मुझे परिवार ने बताया कि डरा धमका के पुलिस ले जाती है, और अर्थी का सामान, अंतिम संस्कार का सामान भी अपने साथ लेके आती है। एक कपड़ा परिवार को नहीं डालने दिया पुलिस ने उस बच्चे के ऊपर, जिस बच्चे को मां ने 9 महीने पेट में पाल के रखा, और 17 साल का अपना खून, दूध रूपी खून पिला पिला के बड़ा किया।
जिस पिता ने भूखे प्यासे रह के अपने बच्चे के लिए सपने देखे, वो पुलिसमैन बनना चाहता था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उनके द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे से जो गोली आएगी सरकार की, उसी गोली से, उसी पुलिस के जरिए उसको ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। ये जुल्म वहां हुआ। फिर आनन फानन में परिवार को समझा के, बुझा के, डरा के, परिवार ने तो मुझसे कहा कि जबरन हमें डरा के कराया गया, और उस बच्चे के शव को अंतिम संस्कार कर दिया गया। मां चीखती रही, बहन चीखती रही, भाई चीखते रहे। मुझे संभल में 3 घंटे ज्यादा डिटेन रखा गया। मैं लड़ता रहा कि मुझे जाना है, जाना है। फिर जब मैं वहां पहुंचा, मैंने परिवार से बात की, तब उन्होंने मुझे सारी बात बताई। आपको जान के बड़ा अचरज होगा कि नालायक कर्मचारी अधिकारियों का दिल तब भी नहीं पसीजा उस एफआईआर में। उनकी जो मांगे हैं, वो तो सीधे सच्चे लोग हैं, उन्होंने किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कराया अब तक। उन मांगों को इस तरह से लिखा गया है, किसी एफआईआर में आपको पीड़ित परिवार के लिए जो मांगे समाज रखता है कि भाई इनको मुआवजा दिया जाए, इनके लिए ये किया जाए, इनको नौकरी दी जाए, ये पार्क बने, दोषी अधिकार, उसको एफआईआर में लिखा जाता है, एफआईआर की मजाक बनाने के, एफआईआर को कमजोर करने के लिए। अभी तक मुझे बिल्कुल अभी की जानकारी नहीं है कि क्या उस बच्चे की टांग से गोली निकली है, निकली। लेकिन अब कई बातें मेरे सामने ये है, आखिर किसके इशारे पे एसडीएम साहब ने गोली चलाने के आदेश दिए? आखिर वो क्या था? कोई धन का लालच था, किसी पद का लालच था, किसी नेता ने उनको फोन करके करने कहा? इसलिए मैंने न्यायिक जांच की मांग की, और आज मैंने सीबीआई जांच की मांग की, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज की निगरानी में। क्योंकि जो लोग आज ये कह रहे हैं कि वहां जबरदस्ती वो कर दिया, जमीन पे वो कर दिया, सच सामने आना चाहिए। वो तब आएगा कि किसकी गलती और किसके इशारे पे ये हुआ, किन नेताओं के फोन उस अधिकारी को गए, वहां के एसएसपी को गए, वहां के एसपी को गए, सीओ को गए, थानेदार को गए, चौकियों के लोगों को गए। आखिर कॉल डिटेल पता लगनी चाहिए, किन से वो बात कर रहे थे जिनके आदेश पे उन्होंने तत्काल गोली चलाने का आदेश दे दिया। ये घोर लापरवाही। और क्यों, जब दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों की बात होती है, सिखों की बात होती है, बौद्धिस्टों, ईसाइयों की बात, तब पुलिस की बंदूक में इतना जोर कहां से आ जाता है कि वो सीधी सर में गोली मारते हैं? ये सवाल, और इन सब के सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब इस घटना की सीबीआई जांच होगी, फेयर जांच। आप महसूस कीजिए, मैंने जो मांगे उठाई हैं वहां परिवार की मांग नहीं, हमारी सबकी मांगे हैं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ऐसी ही घटना लखनऊ में हुई, लखनऊ में ऐसी घटना हुई, और पुलिस वाले ने एक कर्मचारी को गोली मारी जो प्राइवेट कर्मचारी था। 50 लाख रुपए की नौकरी, एक सरकारी मुआवजा दिया सरकार ने, 50 लाख रुपए, और एक सरकारी नौकरी दी सरकार ने, क्लास 1 की सरकारी नौकरी। और ऐसी घटना गोरखपुर में हुई, होटल में एक व्यापारी को पुलिस ने मार दिया। पहले पुलिस बचाव करती रही और बाद में मानना पड़ा कि जो अपराध हमसे हुआ। 50 लाख रुपए शायद, और एक सरकारी नौकरी उस परिवार को दी। इसलिए मैंने मांग की कि ये भी पुलिस की गोली द्वारा हत्या हुई है, इस परिवार को भी, जब न्याय सबके लिए समान होना चाहिए, तो ये भाजपा का चाल चित्र देखने का समय आ गया है कि वो इस परिवार की क्या मदद करती है। क्या वो इस परिवार को मुख्यमंत्री 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देंगे? क्या उन अधिकारियों पे कार्रवाई होगी? क्या उन पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई होगी? ये सब देखने का विषय। आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी तक 302 का एक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। सभी आरोपी वहीं अस्पतालों में खुलेआम घूम रहे हैं, दहशत का माहौल बना रहे हैं। ये सब सत्ता की साठगांठ के बिना नहीं होता। किसी कर्मचारी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं कि बिना सरकार के नेताओं के, अधिकारियों के, जिलाध्यक्ष के, पदाधिकारियों के आदेश के बिना इतने बड़ी घटना को अंजाम दे दे। और ये भी आपको जानना चाहिए कि ये कैसा आजाद भारत है जहां चंद गज जमीन के लिए पुलिस जनता को गोली मारने लगी है। ये चिंता का विषय है। क्या दलितों की जान उत्तर प्रदेश में इतनी सस्ती हो गई है?
क्या दलितों की जान उत्तर प्रदेश में इतनी सस्ती हो गई है कि उनको गोली मारते हुए सोचा भी ना जाए कि इनका क्या होगा? ये सब हमारे लिए चैलेंज है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि ये सोमेश के साथ हुआ, अमित के साथ हुआ, तो ये आपके यहां भी होगा जब आप अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन इस संविधान को कुचलने का प्रयास है। ये राजतंत्र जैसा, जैसे राजा ने आदेश दिया और सेना ने किसी की हत्या कर दी। आप इस पे कब तक चुप्पी थाम के रखेंगे? अगर अमित को कुछ होता है या अमित का अच्छा इलाज नहीं होता, अभी मैंने एफआईआर भी पढ़ी, 307 नहीं लगी एफआईआर में, क्योंकि अमित को गोली लगी हुई है, 307 धारा नहीं लगी है। तो अगर अमित को कुछ होता है, उन महिलाओं के मैंने देखे, उन बहनों के अंगूठे टूट गए हैं, पैर की हड्डी में चोट लगी है, मैंने उनसे भी कहा कि आप लोग भी अपना मेडिकल करा के एफआईआर कराओ। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है, जेंट्स पुलिस को महिलाओं को पीटने का कोई अधिकार नहीं। महिला पुलिस अगर महिलाओं को रोकने का काम करती समझ आता, लेकिन अगर पुरुष पुलिस महिलाओं को पीटने का काम करती है, उनको जातिगत गालियां देती, तो आप समझना चाहिए कितना प्रेशर होगा पुलिस के ऊपर, कितना जो है उनको कहा गया होगा सब करने के लिए। और ये एक साजिश भी हो सकती है पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों को लड़वाने की। जैसा मैंने कहा, दो पक्षों में कोई विवाद नहीं था जो मीडिया ने चला है, कोई विवाद नहीं था। विवाद था वो भूमि पे काबिज थे और पुलिस उनको हटाना चाहती थी, वो बुलडोजर लिया है। लेकिन बाबा साहब का बोर्ड हटने देने के लिए, बाबा साहब के अपमान को अपने आंखों से देखने के लिए हमारी बहनें, महिलाएं तैयार नहीं थी। आप समझिए, एक बाबा साहब के बोर्ड के लिए वो महिलाएं जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, उनके दिल में बाबा साहब की जगह है। अगर बाबा साहब के संविधान से छेड़खानी करने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी तो इस देश में क्या होगा? ये अम्बेडकरवादियों की ताकत है। ये बाबा साहब ने जो हमारे लिए किया, और उनके बाद के जो महापुरुष थे, मानव काशीराम साहब और जो उनके और साथी थे, उन्होंने ये आंदोलन के जरिए हमारे दिलों में भर दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान और संविधान के सम्मान के लिए हम कुछ भी कर सकते। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपने हकों को बचाने के लिए आएंगे तो हर कीमत से गुजर जाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, बहुजन समाज के पहरेदारों, ये संविधान है जो पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवा, निषाद, राजभर, जाट, गुर्जर, विश्वकर्मा, सैन का बच्चा, चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक का बच्चा, मुस्लिम समाज में जो बैकवर्ड जो है, बैकवर्ड जातियां जो हैं, ओबीसी जातियां, उनके बच्चे कुर्सी पर बैठ जाते हैं संविधान की वजह से। और ये कुर्सी पे बैठना आपको चुभ रहा है सत्ता में बैठे लोगों को, इसलिए वो लगातार आरक्षण पे हमला कर रहे हैं, लगातार सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, पैसे के आधार पर राज करना चाहते हैं और डंडे के आधार पर राज करना चाहते हैं। आज नहीं जागे तो कब जागोगे? कल किसी सोमेश, अमित के साथ फिर ये होगा। और अकेला चंद्रशेखर कितनी घटनाओं में जा क्या क्या कर लेगा। पूरी हिम्मत तो करता हूं सभी जगह पहुंच जाऊं, पूरी हिम्मत करता हूं, लेकिन राजनीतिक ताकत भी बन जाए इसलिए भी लड़ रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। मैं ये सवाल छोड़ता हूं आपके सामने, आखिर इससे ज्यादा आगे बढ़ के हम लोग क्या कर सकते हैं? और अगर आज भी आप चुप हैं और हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि कल जब कुछ बचेगा नहीं तो फिर आप लड़ाई को किसके सहारे और कैसे लड़ेंगे? मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और उन अधिकारियों पे सख्त कार्रवाई की मांग करता हूं। सिर्फ हटाने से काम नहीं चलेगा, उनको नौकरियों से, उनको जो है उनकी नौकरियों से बर्खास्त उनको किया जाए और उनको गिरफ्तार करके जेल में भेजा जाए, उस परिवार की मांगों को माना जाए। जिस तरह का न्याय मुख्यमंत्री ने अन्य लोगों के साथ किया, क्या मुख्यमंत्री जातिवादी हैं जो दलितों के साथ एक ट्वीट नहीं कर पाया अभी तक? इतनी बड़ी घटना पर उनके पुलिस के द्वारा जो अपराध किया गया उस पर क्या मुख्यमंत्री इस परिवार को मिलने बुलाएंगे या मिलने जाएंगे? दलितों का हितैषी होने की बात करने वाले मुख्यमंत्री जी, दलित सम्मेलन करने वाले, हापुड़ से बहुत दूर, देरी का रास्ता नहीं। आपने पहला सम्मेलन हापुड़, उसमें बुलंदशहर हापुड़ में किया था। क्या आप जाएंगे परिवार से मिलने? क्या आप उनके आंसू पूछेंगे? उनके घर खाना खाने का दिखावा करने वाले मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, क्या आप दलितों के आंसू पूछोगे?
ये कहने वाले कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, ये बातें करने वाले प्रधानमंत्री जी, क्या आपका दिल पसीजा? जब 17 साल के बच्चे के साथ खून की होली आपकी उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार की पुलिस ने खेली, उस मां को आप जवाब दे पाएंगे? उस बहन को जिसने अपना भाई खो दिया उसको जवाब दे पाएंगे? उसके पिता को जवाब दे पाएंगे? रोज ये घटनाएं होती हैं, रोज होती हैं। मैं सब पे नहीं जा सकता, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अपने देश में क्या हम दसवें दर्जे के नागरिक नहीं हो गए? क्या हम इस देश में संविधान के रहते इस जुल्म को सहने के लिए मजबूर नहीं हो रहे? और अगर हो रहे हैं तो फिर जागिए, इस अन्याय के खिलाफ बोलिए। अगर आप भाजपा में भी हैं, भाजपा किसी मोर्चे के सदस्य हैं, भाजपा में आप MP MLA मंत्री हैं, तो अगर वास्तविकता में आपका जमीर जिंदा है, आप वास्तविकता में समाज के हित से तो बोलिए। और अगर आप नहीं बोल सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा दिए गए अधिकारों पे, उनकी हिस्सेदारी पे काबिज होके आप उनके पिछलग्गू, उनके पिट्ठू बन के समाज की पीठ में छुरा घोंपें। आप जिस भी दल में हैं, इस अन्याय के खिलाफ बोलिए, बोलने की हिम्मत जुटाइए। CBI इनकम टैक्स का डर छोड़िए। समाज को हमारे बड़े नेताओं की जरूरत है। मैं जितनी हिम्मत भी हमारे में आजाद समाज पार्टी वो जुटा रहे हैं, लेकिन जो बड़े नाम वाले नेता, मैं उनसे भी कहूंगा कि आज समय है उस समाज के साथ खड़े होगा जिस समाज ने आपको ताकत दी, जो समाज आपकी आवाज बना, जिस समाज की वजह से आप कुर्सी बैठे। उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को, उनके बेटों को, उनकी पत्नियों को, उनके परिवार के लोगों को, बुजुर्गों को आज आपकी जरूरत है। आज आपकी चुप्पी उत्तर प्रदेश और देश में दलितों के दमन का कारण बन रही है। यह अन्याय कितने दिन चलेगा? दलितों की हत्याएं कब तक होंगी? पिछड़े मुसलमानों आदिवासियों की हत्याएं कब तक होंगी? इसका जवाब भी उत्तर प्रदेश और केंद्र की डबल इंजन की सरकार को देना चाहिए। आखिर आजादी के बाद अब तक हमें मिला क्या है? आज तक हम पे, मैं लौटा जब उस गांव से, उसके बराबर वाले गांव में, मेरे नाम याद है, कपरानी का मजरा, दौड़ के आए लोग, मेरी माँ बहनें दौड़ के आए और मैंने पूछा रोजगार क्या है, तो मजदूरी। आने वाले समय में तो आज तो 20 आदमियों का काम एक मशीन कर देती है, सारी मजदूरी खत्म हो जाएगी। तो क्या मेरे लोग इस देश में भूखे नंगे रहेंगे? पक्के मकान भी अभी तक नहीं बने उन लोगों के। तो आपकी राजनीति ने, आपकी राजनीतिक व्यवस्था ने इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासी, मुसलमानों को दिया क्या है? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आज नौजवान दुखी है बेरोजगारी की मार से, महंगाई की मार से। गरीब दुखी है, किसान दुखी है, फसलों के दाम नहीं मिल रहे, किसान आंदोलन कर रहा है। व्यापारी दुखी है, छोटा व्यापार खत्म होता जा रहा है। आप पूंजीपतियों के दलाल बन गए हो। भाजपा के नेता 15-15, 14-14 लाख करोड़ रुपए उनके माफ करते हो। गरीब के 5,000 रुपए के बिल पर उसका कनेक्शन काट के उसको मुकदमा लिख के जेल भेजते हो। किसान सुसाइड करता है, नौजवान सुसाइड करता है, पेपर भर्ती लीक होते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है जिसमें अपनी बात को कहने की आजादी भी नहीं? और जिन पे नहीं है वो किन से कहेंगे? जमीन आकाश से थोड़ा ही पैदा होगी। हमारी भी आस्था है, हमारा भी धर्म है, हमारा विश्वास है, इस मुल्क में हमारी भी हैसियत है, हम भी इसमें टैक्स देते हैं। क्या हम इंसान नहीं? क्या हमें कुचला जाएगा? कितने कितने सोमेश अमित की हत्या के बाद जाएंगे मेरे लोग? अभी भी समय है। जब सब मिट जाएगा तब क्या करोगे? मैं वो कहानी आपको सुनाता हूं, अक्सर सुनाता हूं अपने लोगों को, कि एक जंगल जल रहा था। उस जंगल में एक चिड़िया थी और बड़े बड़े जानवर थे। चिड़िया ने जंगल जलते देखा, वो चिड़िया दौड़ के जाती, चोंच में पानी भर के लाती, आग को बुझाने का प्रयास करती। एक बड़ा सा पशु बैठ के तमाशा देख रहा था। उस पशु ने कहा कि चिड़िया, हंसते हुए कहा, चिड़िया जल जाओगी, आग नहीं बुझेगी। तो चिड़िया ने जो जवाब दिया सुनने लायक था कि हाँ मुझे पता है मैं जल जाऊंगी, हाँ मुझे पता है कि मेरे प्रयास से शायद ही आग ना बुझे, लेकिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरी गिनती वफादारों में होगी, पहरेदारों में होगी, सिपाहियों में होगी, हमदर्दों में होगी, और तेरी गिनती गद्दारों में होगी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब बाबा साहब का संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा, तो आपकी बस्ती में कोई पैर रखने आएगा क्या? आपकी सुनवाई कोई करेगा क्या? हमारे पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, बैकलॉग भरा नहीं जा रहा है। प्रमोशन रिजर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SC/ST के लोगों को मिलना चाहिए। मैं तो चाहता हूं OBC के लोगों को मिले, लेकिन कौन सी सरकार दे रही है? आप पिछड़े दलित वर्ग के लोग,
आदिवासी लोग भाजपा को अपना हितैषी मानने का की गलती कर रहे हो। ये वही भाजपा है, ये वही आरएसएस के लोग हैं जिन्होंने जिंदा रहते बाबा साहब अम्बेडकर की सब यात्रा निकाली। हाँ, मुझे पता है इस जुल्म के खिलाफ इतनी ताकतवर आवाज बनने का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ता है, मुझे जेल जाना पड़ता है, मेरी पीठ पर लाठियां पड़ती है, मुझे जुल्म सहना पड़ता है, जेलों में रातें काटनी पड़ती हैं, अन्याय सहना पड़ता है, और जब मैं चुप नहीं होता तो मेरे ऊपर गोली चला जाती है। लेकिन हो सकता है कल फिर गोली चले, हो सकता है 10 दिन बाद फिर गोली चले, हो सकता है मैं मारा जाऊं, लेकिन मैं इस अन्याय के खिलाफ चुप रह जाऊं, ये मैंने नहीं सीखा है। अगर मैं भी औरों की तरह राजनीति पैसों के लिए, पावर के लिए, सुख सुविधाओं के लिए करता, MP MLA के लिए बनने के लिए करता, तो शायद कभी का जमीर का सौदा कर लेता। लेकिन मैंने इस बात को इसलिए समझा कि जब मैंने अपने पिता को अपने हाथों में मैंने दम तोड़ दिया मेरे पिता ने, तब मुझे समझ आया कि पॉलिटिकल पावर क्या है। उस समय राजनीतिक शक्ति मेरे पास होती या कोई राजनीतिक शक्ति वाला व्यक्ति मुझसे जुड़ा होता तो शायद मेरे पिता मेरी आज जिंदा होते। मैं भी उनके पैर छू के आशीर्वाद लेता और पूरी ताकत से जो भी लड़ाई में लड़ता मैं लड़ पाता। लेकिन उस दिन मेरे जीवन में तब्दीली, और सबसे बड़ी तब्दीली तब हुई जिस दिन मेरे ऊपर गोली चली। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, लेकिन मैं अपने जीवन का एक एक पल इस आंदोलन को दूंगा, गरीबों के आंसू पूछने के लिए, उनके ऊपर होने वाले जुल्म को रोकने के लिए दूंगा। मैं अपनी बात के लिए संकल्पित हूं, और मैं आज फिर कहता हूं कि सूरज पूरब की जगह पश्चिम से उदय हो सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इस लड़ाई में पीछे नहीं हट सकता है। मैं आपसे भी अपील करता हूं कि इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। मैं आपसे भी कहता हूं कि जुल्म के खिलाफ लड़ने में आप हमारी हिमायत कीजिए। अगर साथ भी नहीं देखते कम से कम बोलिए, जो जुल्म करने वाले के हाथ रुके, उसकी ताकत कमजोर पड़े। ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता के पास ताकत है। आप तय करते हो कि कौन कौन ताकतवर होगा, कौन कमजोर होगा। आपकी चुप्पी कल और लोगों का खून बहाएगी। आपकी चुप्पी इस देश को जो बेचने वाले लोग हैं उनको ताकत देगी, और आप अगर बोलने लगे तो हमारा लोकतंत्र और संविधान भी बचेगा। आपकी वो एकजुट होना पड़ेगा। मैं अपने कर्मचारी साथियों से भी कहता हूं, मैं जहां नगीना में लड़ रहा हूं वहां मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आपके दोस्त रिश्तेदार साथी वहां रहते होंगे। मैं दलित, पिछड़े, मुसलमान हो, आदिवासी हो, सिख हो, जैन, बुद्धिस्ट हो, ईसाई हो, हर न्याय पसंद व्यक्ति से कहना चाहता हूं, अपनी माओ बहनों से कहना चाहता हूं, इस लड़ाई में मुझे मौका दें कि मैं इस लड़ाई को लड़कर दिखाऊं कि किस तरह से सेवा भाव से राजनीति होती है, और राजनीति के जरिए किस तरह से गरीबों की जिंदगी बदली जाती है। सब कुछ संभव है, लेकिन संभव वही कर सकते हैं जिनके पास शक्ति है। हम राजनीति में कामयाब हुए बिना इस जुल्म जाति खत्म नहीं कर सकते हैं। तो नगीना के लिए मेरी आपसे अपील है, और संगठित होने की देश भर में आपसे अपील है। और कितनी जो है परीक्षा देने के बाद आपको समझ आएगा कि देश में कौन लड़ रहा है और कौन बैठ के तमाशा देख रहा है। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं। जिस दिन मेरे ऊपर गोली चली उस दिन मुझे समझ आया कि जीवन तो एक दिन खत्म होना है, उससे पहले अच्छा प्रयास किया जाए कि समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मैं एक एक व्यक्ति को जो फील्ड में मिलता है उसको भी समझाता हूं, जहां सैकड़ों लोग होते हैं, हजारों, उनको भी समझाता हूं कि इस देश में अगर जीना है तो राजनीतिक शक्ति कितनी जरूरी है और जागरूक होना कितना जरूरी है। मेरा प्रयास है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों के माध्यम से कि लोग जागरूक हो। जिस दिन लोग जागरूक हो गए उस दिन अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे। आप महसूस करो, इतने लोगों की जिंदगी बदल गई बाबा साहब अम्बेडकर संविधान देखिए। संविधान नहीं रहेगा तो हमारी आजादी का क्या होगा? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? इस जुल्म को रोकने के लिए बोलना सीखिए, लोगों को जागरूक करना सीखिए। और मैं फिर कहता हूं, मैं सरकार को चैलेंज देके कहता हूं, सरकार एक बात जान ले कि हम संविधान के खिलाफ कोई भी अन्याय या कोई भी साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने लोगों को मरने भी नहीं देंगे। आज करो मरो की स्थिति में मैं आपसे मदद की अपील करता हूं कि आप इस लड़ाई में मेरे साथ खड़े हो। मुझे गाली देने की, मेरे विरोधियों को मैं कहूंगा, मुझे गाली देने की बजाय एक बार मुझे मौका देके देखिए, मेरे साथ खड़े होकर देखिए, आपको एहसास होगा कि चंद्रशेखर आजाद जिसने जान को दांव पे लगा दिया। लोग पेट के लिए, पैसे, पावर के लिए, साधन संसाधन के लिए सब काम करते हैं, और मैं, क्योंकि मैं गरीबी में पल के आया हूं, दुख सह के आया हूं, मैं अपने लोगों के जीवन बदलने के लिए इस काम करना चाहता हूं। मैं हर उस माँ की आवाज के आंसू पूछना चाहता हूं जिसने
बचपन से लेके और अब तक जो है गरीबी, बेबसी, लाचारी देखी, जिसने कभी सुख सुविधाएं देखी नहीं। अपने उस भाई की आवाज बनना चाहता हूं जिसने पढ़ लिख के जो बेरोजगार घूम रहा है, जिसके माँ बाप ने पेट काट के उसको पढ़ाया है, उसको हिम्मत ताकत दी है। मैं उस बहन की आवाज बनना चाहता हूं जो आज भी भारत और उत्तर प्रदेश से प्रदेश के किसी भी कोने में डर के साए में जी रही है कि उसके साथ कभी भी कोई अन्याय अपमान हो सकता है। मैं और उस कमजोर की आवाज बनना चाहता हूं जिसको दबाया जा रहा है, जिसके साथ जुल्म हो रहा है। मैं संविधान के रक्षक के रूप में इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहता हूं, आपसे मदद चाहता हूं। मैं सरकार से कहूंगा, आप कमजोर मत समझिए कि हम इस लड़ाई को भूल जाएंगे और चुप हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग इसी लड़ाई को आखिरी लड़ाई मान के रामपुर की लड़ाई को तय करेंगे। आप मेरी बात को याद रखना। क्या तो सरकार जिस तरह से और लोगों को न्याय दिया उस तरह से उस परिवार को न्याय दे, वरना उत्तर प्रदेश और देश में कमर कस ले कि हम किसी से बड़े आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इस दर्द को रोज रोज अपने लोगों को मरता देख के जो तकलीफ होती है वो ऐसे नहीं, उसको नहीं बताया जा सकता शब्दों में। ये स्वीकार्य नहीं है। मुख्यमंत्री जी, इस अन्याय को रोकिए, और आपसे नहीं रुकता तो कुर्सी खाली कीजिए। अगर आपसे नहीं होता है, झूठ बोलना बंद कीजिए, दिखावा करना बंद कीजिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय लोकतंत्र। और आप सबसे अपील, मेरे कर्मचारी साथियों से, मेरे अधिकारी साथियों से, मेरे हक वंचित कमजोर समाज से, इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और न्याय पसंद हर उस जाति धर्म के व्यक्ति से जो चाहता है कि हमारा भारत तरक्की करे और सब लोगों को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन्नु अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। राज ऐसा हो जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, कोई भेदभाव ना हो, कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, सब लोग बराबर हो। किसी को कोई डर ना हो, भय ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की और सर ढकने के लिए छत की दिक्कत ना हो। सभी का सम्मान हो। उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज, बिना गम का राज। हर व्यक्ति खुशहाल हो, किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। मैं संदेश के तौर पे अपने लोगों से कहूंगा जो सतगुरु रविदास जी महाराज ने 600 साल पहले कहा कि रविदास मानुष करी बसन को सुकर है दो ठाव, एक सुसव राज माही दूसर मरगट गांव। कि अगर सुख शांति का जीवन जीना है तो दो ही रास्ते हैं, एक सुसव राज में, क्या तो अपना राज हो, या फिर सुख शांति जब जीवन समाप्त हो जाएगा शमशान घाट और कब्रिस्तान में मिलेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो हमारे अंगूठे में वो ताकत दी है कि हम राजकाज ले सकते हैं, अपनी साथ होने वाले जुल्म को जड़ से खत्म कर सकते हैं। क्योंकि सड़क पर कानून नहीं बनते, कानून सदन में बनते हैं, लोकसभाओं में, विधानसभाओं में। तो अपनी ताकत बनाइए और इस जुल्म के खिलाफ बोलना सीखिए। मैं हर कमजोर, हर मजलूम, गरीब बहन बेटी की आवाज आपका भाई चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूं और आपसे अपील करता हूं साथ और सहयोग की। जय भीम, जय भारत।